हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कितने 50 नंबर का आपका मैथ आता, 50 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर के 50 नंबर का आता, इसमें से हमने 20 नंबर का कर लिया है। कौन से सेट का? ये 2015 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्रम से। और इसमें का 20 प्रश्न, पिछले वीडियो में 20 प्रश्न जो है वो हो चुका है। अब बाकी 30 प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लाइव में हमने जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कभी जो है सेट करने में दिक्कत। तो वैसे ज़्यादातर चीज़ों को हमने अभी समझ लिया है कि कैसे लाइव हो सकता है, कैसे आगे पढ़ाया जा सकता है। तो इसके बाद ये जो है 30 प्रश्न, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो में। फिर लाइव जो है डेली प्रयास करेंगे 6:30 बजे। वैसे तो सब कुछ सेट हो गया है, तो कल से रेगुलर 6:30 बजे से आपका लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें जो है बिल्कुल कोई भी पेड नहीं है, सब जो है निःशुल्क है। और इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिए, तो आपका सरकारी कॉलेज तो 100% आपको मिल जाएगा। जितना पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ लो, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये पहला प्रश्न, ये पहले प्रश्न में क्या है, ये क्या करें हैं, किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है भाई? अम्ल के जलीय विलयन में H+ होता है, ये सब जान रहे हो ना। इसको जो है लाइव में हमने सॉल्व करने का प्रयास किया था। यहाँ पे जो है अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ थोड़ा सा डिटेल हमने बताया था, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो। वैसे यहाँ से भी हर बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है? H+ होता है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि ABCD जलीय विलयन में pH मान 11, 9, 5, 3.5 और 6.5 है। सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा? देखिए pH मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, तो 7 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिसका pH मान होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, है कि नहीं? ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। ए देखिए सबसे पहले दिया 11 और सबसे पहले यहाँ कौन दिया है? A। इसका मतलब A जो है सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। ये प्रबल अम्लीय, क्या कह रहे हैं? प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। देखिए ये क्या होता है कि थोड़ा छोटा कर लें कि एक पात्र में, ऐसे समझिए कि एक पात्र में अम्ल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अम्ल भरा हुआ है। दूसरे पात्र में क्षार है। क्या है? क्षार है। यहाँ पे अम्ल है और यहाँ पे क्षार है। ठीक है, तो जब क्षार में हम मेथिल ऑरेंज को मिलाएंगे तो इसका रंग हो जाता है पीला। कैसा हो जाता है? पीला। और अम्ल में मिलाते हैं तो ये हो जाता है लाल। तो खुद से ही आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है? अम्ल में लाल हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है जी? क्या कह रहे हैं कि FeCl3 और H2O ये अपक्रिया करेगा और इसमें यक्स की जगह क्या है तो ये बनेगा। देखिए चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रम से FeCl3 और H2O। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्ट करेगा तो बनाएगा FeCl2H2SO4। ठीक, और ये HCl, तो यहाँ बनेगा भैया SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से ये सल्फ्यूरिक एसिड बना है। ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो 5 प्रश्नों तक हमने उसमें सॉल्व किया था। तो फिर नेटवर्क इशू, ये सब समस्याएं आ रही थी, वैसे अब हमने सेट कर लिया है। अब नेटवर्क इशू भी नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। वीडियो भी क्लियर आएगा, वॉइस भी क्लियर आएगा। लाइव कल से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? इसमें से धातु कौन है भाई? सोडियम क्या है?
धातु है, बाकी सभी अधातुएं हैं। देखिए धातुएं क्या होती हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाती हैं। धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं और धन आयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। और अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और बनाती हैं ऋण आयन। ठीक, तो ये सल्फर पे हम लोग जानते हैं डबल माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन 2 ठो लेता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके डबल आयन बना रही, ऋण आयन बना रही हैं। तो ये जो है अधातुएं हैं। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक धन आयन बनाता, तो ये क्या है, धातु है। चलिए तो फिर अगला देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या बनाएगा, तो क्लोरीन से अपक्रिया करके ये बनाता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बनाता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड यहाँ से बन जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अमोनिया को शुष्क करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7वां हो गया, 8वां। अमोनिया को शुष्क करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं बुझा चूना का। किसका उपयोग किया जाता है, बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं। बात समझ में आई ये। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बुझा चूना के बारे में थोड़ा बहुत और जानना है, देख लीजिए। तो बुझा चूना जो है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। ठीक, ये क्या है, बुझा चूना। अब इसमें जब पानी मिला देंगे तो ये क्या होगा, बुझ जाएगा, और जब ये बुझ जाएगा तो बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे। ठीक, ये क्या है, पानी मिल करके ये बुझ गया। बात समझ में आई। तो ये क्या है, बुझा चूना है, चूना है। ये क्या है, बुझा चूना है। और ये क्या है, बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना। ठीक, तो चलिए तो फिर ये समझ में आया। तो बिना बुझा चूना का उपयोग किया जाता है अमोनिया को शुष्क करने के लिए। उसमें नमी को अवशोषित करेगा कौन, वाटर को कौन सोखेगा, जो बिना बुझा रहे सोख लेगा, तो शुष्क कर देगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ये धातु, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, तो सामान्य ताप पर कौन अभिक्रिया कर लेता है, ये सोडियम। जल में डालते हैं तेजी से विस्फोट होता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, चलिए फिर अगला देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, कापर। क्या कहा जा रहा है, कापर पाइराइट का सूत्र कौन सा है, कापर पाइराइट। तो कापर पाइराइट के बारे में जान रहे हैं आप लोग, क्या है कि ये जो है कापर का अयस्क है। क्या है, कापर का अयस्क है। तो ये CuFeS2 जो होता है ये कापर पाइराइट का सूत्र होता है, और ये कापर का बहुत ही अच्छा अयस्क है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। खनिज क्या होता है, धातुएं पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाई जाती हैं, मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में कोई भी हो सकता है, तो वो क्या होती हैं, खनिज। ठीक है, अब उस धातु को देखिए, मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में धातुएं पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। धातु को पृथ्वी के अंदर से निकालेंगे ना, वो संयुक्त अवस्था में रहेगी, फिर इसका शोधन होगा, शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब जिन धातुओं, देखिए ये मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में मिली धातु, अब उससे शुद्ध धातु निकालना है, तो मान लो 200 रुपये की धातु मिली हमको और उसको शुद्ध करने में 500 रुपये लग गया, तो क्या फायदा भाई उसका, है ना। खर्च हो गया 500 रुपये, सामान मिला 200 रुपये का है। तो क्या होता है, जिससे कम लागत में आसानी से धातुएं निकल जाती हैं ना, धातु का निष्कर्षण जिसमें से आसानी से हो जाता है वो होता है अयस्क। ठीक, इसका मतलब है कि सभी खनिज जो हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, सभी खनिज जो हैं वो अयस्क
नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। ठीक है, वह खनिज अयस्क होगा जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम लागत में हो जाता है, वो अयस्क होता है। चलिए तो फिर अगला देखते हैं हम लोग 11वां प्रश्न। ये 11वां क्या 30वां प्रश्न। अभी 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। इसके पीतल में होते हैं। पीतल में क्या होते हैं भैया? कापर और जिंक होता है। क्या होता है? कापर और जिंक। तो इसमें कापर जो होता है वो 70% होता है, बाकी बचा हुआ जिंक होगा। तो जिंक कितना होगा ये बता दो। जिंक होगा कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत जी? वाह वाह, 30% है ना। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। ये पीतल वाली बात हो गई। चलिए अगला देखते हैं। कृत्रिम गोल्ड में कापर की प्रतिशतता होती है, तो कापर कितनी मात्रा में होता है ये पूछा जा रहा है। तो कृत्रिम गोल्ड में कापर जो होता है वो 90% होता है जी। कृत्रिम तरीके से जो कापर बनाया, जो गोल्ड बनाया जाता है उसमें कापर कितने प्रतिशत होता है? 90%। ठीक, चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं? आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण ना, ये क्या है? परमाणु क्रमांक। कहाँ है? ये है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्ती नियम क्या है? परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है। यानी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जब रखते हैं तो उनके गुणों में क्रम से परिवर्तन होता है और एक निश्चित समयांतराल बाद वाले समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। यही क्या होता है? आवर्ती गुण होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी का। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बता दें आपको। क्या होता है? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, ये होता है। और यहाँ से शुरू होता है हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हीलियम तो मान लीजिए बाद में होता है। नियान के बाद फिर यहाँ से लिखते हैं हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, फिर इधर आपका आ जाता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, ऐसे क्रम से। तो ये देखिए ये क्या हुआ? हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो यहाँ जो है ऐसे क्रम से आ रहा है। फिर एक निश्चित समयांतराल, देखिए इसमें कितना है? बाहरी कोश में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बोरान के पास कितना है? बोरान के पास ये 5 होता है, तो बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बाहरी कोश में 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ठीक है, क्रम से परिवर्तन हो रहा है। फिर यहाँ जो है सोडियम का कितना बाहरी कोश में? 1 होता है, यहाँ 2। अब फिर वहीं शुरू हो गया 3, 4, 5। तो क्रम से गुणों में परिवर्तन आ रहा है। एक निश्चित समयांतराल बाद फिर वही चीज़ आने लगता है। यही क्या होता है? आवर्ती लक्षण होता है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो यही बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित के साथ एल-आई विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो चलिए भाई विकर्ण संबंध भी यहीं देख लीजिए। ये आपका विकर्ण संबंध किसके साथ होगा? एल-आई, लिथियम ना। लिथियम का होता है 1। कितना होता है? लिथियम के बाद क्या होता है? बेरिलियम। फिर इधर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इतना बहुत है। फिर यहाँ नीचे से कौन होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 15, फिर सल्फर 16। तो इस प्रकार से ये हो गए। अब इसमें विकर्ण संबंध बना लीजिए। ये ऐसे होता है ना विकर्ण संबंध, ऐसे ऐसे। ठीक, तो किसका पूछ रहे हैं? लिथियम। तो लिथियम का क्या होगा? मैग्नीशियम। तो लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से हो गया। ये तो मैग्नीशियम इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? लिथियम का विकर्ण संबंध किससे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का लिथियम से। बेरिलियम का देखा जाए तो सोडियम। चलिए, बेरिलियम का एल्युमिनियम। तो इस प्रकार से ये क्रम से बन जाएगा। लिथियम का किससे हो गया? मैग्नीशियम से। चलिए अगला देखते हैं। फिर
निम्न में से प्रारूपिक तत्व कौन सा है? कौन क्या पूछ रहे हैं? प्रारूपिक तत्व कौन सा है? तो सोडियम जो है प्रारूपिक तत्व है ना। इसको स्वतंत्र अवस्था में ऐसे ही नमी में हम नहीं रख सकते, नमी में कहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा? विस्फोट कर जाएगा। तो ये क्या है? प्रारूपिक तत्व है। ठीक, चलिए फिर अगला देखते हैं। ये आवर्त सेकंड ए, क्या कह रहे हैं? आवर्त सेकंड ए के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कहाँ चला गया? चलिए यहाँ बना देते हैं। ये शुरुआत की पहली जो है, ये पहला आवर्त जो है जिसमें भरा गया क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब है ना। तो ये क्या है? ये क्षार धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? क्षार धातुएं। और दूसरा वर्ग जो होता है इसमें क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। क्या? पहला वर्ग जो है वो क्या होता है? क्षार धातु का होता है। क्या होता है? क्षार धातुएं। ठीक, और दूसरा क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु। और क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्कैंडियम, ये सभी क्या हैं? क्षारीय मृदा धातुएं हैं। और इनको द्वितीय आवर्त सारणी के द्वितीय सेकंड ए वर्ग में रखा गया है। तो ये क्या है? क्षारीय मृदा धातुएं हैं भाई। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला होती है। कार्बनिक यौगिकों में किसकी श्रृंखला होती है? कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलाएं किसकी पाई जाती हैं? कार्बनिक यौगिकों में यदि कार्बनिक यौगिक है तो किसकी श्रृंखला होगी जी? कार्बनिक यौगिक में तो कार्बन की ही श्रृंखला होगी ना। किसकी श्रृंखला होगी? ये कार्बन की। ये तो ऑक्सीजन हो गया। कार्बन की श्रृंखला पाई जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला। ठीक, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब इसमें कह रहे हैं एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक कौन सा है? तो बेंजीन रिंग जिनमें होती है यही तो है एरोमेटिक यौगिक। ये क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन अल्टरनेट क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अलग कलर से दिखा दे क्या कार्बन को? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए और सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए और 6 कार्बन हो गए। ये क्या है? एरोमेटिक यौगिक होता है। ये हकेल रूल का पालन करता है जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और क्या होता है? और इसमें अल्टरनेट क्रम में सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। कार्बन की संख्या कम से कम 6 होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक यौगिक। कौन सा होगा? C6H6, यानी ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? चलिए तो फिर अगला देखते हैं। ये है 37 हो गया। अभी कितना बचा हुआ है? 37, 38। चलिए जो भी है 2 इसमें 40 हो जाए। 12 प्रश्न और बचा हुआ है आपका। तो बहुत भी अच्छे अच्छे प्रश्न अब आएंगे। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत कौन सा है? कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम, कोलतार तथा पेट्रोलियम, तो ये दोनों होता है। ठीक है, क्या है? पेट्रोलियम और कोलतार, ये दोनों ही क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखिए। फिर इसमें कह रहे हैं कि एल्कीन
क्या कह रहे हैं, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है ये आपको बताना है, हैं? ये क्या है, मीथेन। ये क्या है, मीथेन। ये किसका है, एल्केन श्रेणी का है, एल्केन। अब एल्केन का सामान्य सूत्र भी बता दीजिए, CnH2n+2। ठीक, ये हो गया एल्केन। और फिर दूसरा क्या है, ये भी एथेन है, ये भी जो है एल्केन है, ये भी क्या है, एल्केन है। ये जो है एथिलीन, ये क्या है, एल्कीन श्रेणी का है, एल्कीन। और एल्कीन का सूत्र क्या होता है, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर लीजिए, CnH2n। और ये जो है एल्काइन का है, एसिटिलीन जो है ये किसका है, एल्काइन का है ना। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक। मेथेन का फार्मूला क्या होता है बता दीजिए भैया, मेथेन का क्या होता है, CH4। एथेन का क्या होता है, CH3। एथिलीन क्या होता है, CH2। एसिटिलीन क्या होता है, CH या C2H2 कह लीजिए, या इसी को CH∭CH भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब 40वां प्रश्न। त्रिबंध वाले, क्या कह रहे हैं, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है, अभी बताया। 3 बंध किसमें होता है, एल्काइन में, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या बनेगा, CnH2n-2। ठीक, ये हो गया सही आंसर। ये तो बड़े ही सिंपल प्रश्न है, 2015 की बात है। 2015 में कंपटीशन भी कम था, क्वेश्चन भी सरल आते थे, अब इतने सरल नहीं आते हैं। तो हमने 15 से क्यों शुरू किया, क्योंकि सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो आसानी से सब होता चला जाएगा, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। चलिए, आप लोगों को लगता है कि 2023 से शुरुआत करें तो कमेंट करके बताइए, तो पहले 23 वाला ही बता देंगे, फिर 23, 22, 21 करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसा कहेंगे आप लोग वैसा हो जाएगा। तो चलिए, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र, चलिए ये तो हो गया ना, ये होता है। अब अगला प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का मात्रक है, प्रकाश की चाल का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, प्रकाश मितीय ऊर्जा का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है भाई, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष होती, तो बहुत ज़्यादा भैया। प्रकाश वर्ष ये क्या होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक, चलिए तो फिर अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 15 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या कितनी है, R बराबर है कितना, 15 सेमी। अब अवतल है तो अवतल के लिए R का मान माइनस में होगा, फोकस दूरी पूछ रहे हैं, तो F बराबर होता है R/2। R का मान रख लीजिए -15, R का मान कितना रखेंगे, -15, और फिर R का मान रख लीजिए -15, तो -15/2, काट दीजिए इसको, तो 2 सते 14 बचा 1, यानी 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, तो आ गया F का मान -7.5 सेमी। तो 7.5 सेमी किस में है, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक एंगस्ट्रॉम
है ना, क्या कह रहे हैं, 1 एंगस्ट्राम, यहाँ जो है बिंदी तो होगी, ठीक। तो इसको हटाएंगे तो अभी ये भी हट जाएगा भैया, बिंदी तो अच्छा नहीं सही है। तो 1 एंगस्ट्राम का मान होता है, देखिए इसको लिखने में ये घात हमको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए जो है समय बचाने के लिए हमने इतना ही लिख दिया। ये 10 की पावर -10, 10 की पावर -6 और चलिए, और ये 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर -2 माइक्रोन, ठीक है। तो 1 माइक्रोन में क्या होता है, 1 एंगस्ट्राम में होता है 10 की पावर -10 माइक्रोन होता है। ठीक, तो चौथा ऑप्शन सही होगा इसका, ये पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 43वां प्रश्न भी हो गया, है ना। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग अच्छे से जुटे रहिए, सरकारी कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा भैया। तो केवल वीडियो देखिए, देखने से भी आपको सब कंफर्म होता जा रहा होगा, है ना, याद होता जा रहा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न हैं, 2015 में बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए थे। तो ये साइंस वाला कंप्लीट करने के बाद फिर अगले वीडियो में मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे। मैथ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ है ना। चलिए, तो क्या करें, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वह ये भी पूछने वाला प्रश्न है। चलिए ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला, फोकस दूरी F बराबर R/2। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि भार का मात्रक है, भार मात्रक है, भार का मात्रक है। तो भार का मात्रक क्या होता है, भार क्या होता है, पहले तो ये प्रश्न देखिए, भार का मात्रक किलोग्राम, न्यूटन, जूल या फिर क्विंटल। भार का मात्रक, भार को किसमें नापते हैं। अब समझिए, भार क्या होता है, पृथ्वी किसी पिंड को जितने बल से अपनी ओर खींचती वो भार होता है, जितने बल से खींचती है। और बल का मात्रक तो सर्वव्यापी है, सबको पता है। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन, है ना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मतलब भार का मात्रक भी न्यूटन होगा। यहाँ कंफ्यूज होकर के भार को क्विंटल में तौलते हैं या किलोग्राम में तौलते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। बल भार का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। चलिए, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। यदि वायु के सापेक्ष, क्या करें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये ANG, ये कितना कह रहे हैं, 1.5 है। ठीक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, एक बार बताइए, 1.5 है ना। तो इसको पहले सरल कर लो बढ़िया से, 10 से गुणा कर लो, ऊपर 10 से नीचे, इसको काट दो 5 से, 5 तियां 15, 5 दूना 10। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया 3/2। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होता है 1/, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3/2 रखोगे तो ये पलट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या आया, क्या आया जी, ये क्यों नहीं चल रहा है, मत चलो भैया, क्या दिक्कत है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना आया, 2/3। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये कहाँ गया जी, इसमें 10⁴ है, इतना 9 1 3 में 10⁴ की ग्रह है। तो सार्थक अंक कितने हैं इसमें, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। कितने,
3 सार्थक अंक। सार्थक अंक कैसे निकालते हैं यदि आप लोग जानना चाहते हैं बहुत ही आसानी से, तो कमेंट करके बताइए, तो इसके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। ये क्या है 39वां। 2 प्रश्न और बचा है। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया सब। चलिए क्या करें, वेग परिवर्तन की दर को, वाह भाई ये भी पूछने वाला सवाल है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं भाई, सब जानते होंगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आवेग क्या होता है? आवेग किसे कहते हैं? ये कलर से निकल ले। आवेग किसे कहते हैं? आवेग ये होता है बल गुणे समयांतराल। ये क्या होता है? आवेग। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। और त्वरण तो जान ही रहे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और विस्थापन तो जान ही रहे हैं, क्या होता है? किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या कहा जा रहा है इसमें? वायु, ये क्या करें? वायु प्रकाश की चाल। अच्छा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी? चलिए तो फिर लगाते हैं इसको। वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, अपवर्तनांक वाले माध्यम में, तो माध्यम मान के चलते हैं, यम कर लो। तो वायु से माध्यम में, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये हम लिख दे रहे हैं। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो हम जानते हैं वायु के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक यदि पूछ रहा है, तो चाल के रूप में यदि पूछ रहा है, तो पहले माध्यम में चाल, यानी वायु में चाल क्या होगा? वायु में किसकी चाल? प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल और बटे कहाँ? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये अपवर्तनांक दिया 1.5, अभी हम लोग हल किए थे ना। 1.5 मतलब 1.5 मतलब 3/2। और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और माध्यम में चाल पूछ रहे हैं, चलो Vm लिख दे रहे हैं। ये 3 3 कट जाएगा, Vm इधर आया, 2 इधर आया, तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 2 × 10⁸ क्या? मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, चलिए तो फिर अगला देखते हैं। ये पावर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा हमने। चलिए अगला देखते हैं। इसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का, है ना। तो बैगनी रंग का और क्या अधिक होता है? चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। वाह, तो चलिए, तो प्रिज्म में से जब गुजरता है तो सबसे नीचे कौन मिलता है? बैगनी, है ना, विबग्योर के हिसाब से मिलता है। चलिए वही लिख देते हैं। क्या होता है? विबग्योर। तो पहले क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हो गया 7 ना। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे हम लोग क्रम से, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन, क्या? प्रकीर्णन अपवर्तनांक, विचलन, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। किसकी?
बैगनी रंग की। और सबसे कम किसकी होती है? लाल रंग की। लाल रंग की क्या कम होती है? प्रकीर्णन अपवर्तनांक विचलन कम होता है, ठीक है। और लाल रंग की चाल, क्या? चाल और तरंग दैर्ध्य ये ज़्यादा होती है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा होती है? लाल रंग की। अगर पूछा जाए पीला और ब्लू में, ठीक है, येलो और ब्लू में, पीला और नीला में किसकी चाल ज़्यादा होगी? तो बताइए। पीले रंग की चाल ज़्यादा हो जाएगी। तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा होगी? पीले रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, है ना। और पूछा जाए प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होगा? तो नीले का, ठीक है। तो ऐसे जैसे नीचे आते जाएंगे प्रकीर्णन अपवर्तनांक विचलन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे चाल और तरंग दैर्ध्य क्रमशः बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये पूरा 50 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं कल 6:30 बजे लाइव अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।